जैसे मैंने आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का केस बताया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे उसको फॉलो करेगा, यानी उसी सेम पैटर्न पे कौन चलेगा, हीमोफीलिया का केस जो है ये चलेगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको हीमोफीलिया बताने जा रही हूँ। इसके सेम क्वेश्चंस उसी तरीके से ही बनेंगे, बट छोटा सा यहाँ पे फर्क क्या होगा कि हीमोफीलिया के केस में यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड तो खैर लिखा ही हुआ है, बट ओनली एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है। ठीक है, और ये भी रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि हम लोग फीमेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स लिख के। ठीक है, ये भी हर बच्चे को पता है, और ये भी हर बच्चे को पता है कि हम लोग मेल को एक्स वाई लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बस फर्क यहाँ पे इतना आ जाएगा कि जब हीमोफीलिया की कंडीशन को आपको शो करना है, तो यहाँ पे जो आप पहले कलर ब्लाइंडनेस के केस में सी लिखते थे, सी की बजाय अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट कैपिटल एच, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल एच जो है ये लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स एच एक्स, तो ऐसा जब लिखा जाएगा तो इसका ये मतलब है कि ये फीमेल क्या है, यहाँ पे ये फीमेल कैसी हो जाएगी, ये वाली फीमेल जो है वो कैरियर फीमेल हो जाएगी। ये तो मैंने कल आपको बताया ही है बना के स्पेशली। बस सेम पैटर्न को, सेम केस को फॉलो कौन करेगा यहाँ पे, ये हीमोफीलिया वाला केस करेगा। ठीक है, बस बाकी कोई फर्क नहीं है। हाँ, सिम्टम समझने हैं आप लोगों को। ये इतना डेंजरस डिसऑर्डर है, इस केस में ऐसा होता है, अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊं, जैसे होता है ना कि कोई आपसे पूछता है कोल्ड में क्या होता है, फीवर में क्या होता है, डेंगू में क्या होता है, मलेरिया में क्या होता है, कोरोना में क्या होता है, तो वैसे ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर हीमोफीलिया नाम की बीमारी में क्या होता है। ठीक है, होता ये है कि जो हीमोफीलिया से अफेक्टेड अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो अगर उसमें उसकी बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में किसी भी पोर्शन में अगर एक माइनर सा भी कट होता है तो हेवी ब्लीडिंग को लीड करता है वो, और वहां पे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सिम्टम में मेन, अब मान लीजिए आपको एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है कि इसमें से वैसे डिसऑर्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। याद रखना है, पैटर्न तो सेम है बट बढ़ाना है अलग से, तो कुछ तो अलग होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस वाला जो केस है, यहाँ पे कलर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, और हीमोफीलिया का जो केस है, हीमोफीलिया के केस में यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा माइनर सा भी अगर कट होता है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी और ऑब्वियस है उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है ये भी एक्स लिंक्ड, या इसको सेक्स लिंक्ड भी बोला जाता है। कैसा है ये, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। कैसा है ये, रेसेसिव है, मतलब बंदे का गुड लक है, डोमिनेंट होता तो हाहाकार मच जाता। बात समझ आ रही है आपको मेरी। अभी जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको बनाया और मैंने लिखा है एक्स एच एक्स, तो अभी क्या है, इस फीमेल का गुड लक है, इसके पैदा होने से लेके इसकी डेथ तक। ठीक है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता कि इसके पास एक ऐसा कैरियर जीन बैठा था। हाँ, तब पता चल जाएगा जब इसके बच्चों में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अब ये एक्स एच एक्स है। ठीक है, किसी मेल से मैरिज होगी तो जैसे कल आपने केस देखा था, तो एक उसमें सन ऐसा होगा जो ये अफेक्टेड हो जाएगा इससे, तो पता चल जाएगा। मेल बोलेगा कि भाई मेरे पास अगर हीमोफीलिया का जीन होता तो मुझे भी हीमोफीलिया होता, बट फीमेल को तो नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब निकल के सामने आएगा कि इसके जीनोटाइप में जरूर क्या बैठा था, हीमोफीलिया का जीन बैठा था, और वो कैरी कर रही थी उसको कई जनरेशन बैक से। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको मेरी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इस चीज को आगे क्लियर भी कर रहा है, यहाँ पे ये बोल भी रहा है इस चीज को, विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम, लिख रहा है अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है। ये जो भाषा बोल रहा है यहाँ पे, आपकी किताब जो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है वो यही है, ये खुद अनअफेक्टेड है, इसको ये बीमारी नहीं है, इसको ये डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ये प्रोबेबिलिटी होगी कि आगे जाके ये क्या कर सकती है, सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, उसको ये डिसऑर्डर ये ट्रांसमिट कर सकती है। हैज बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज,
A single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. यहाँ पे थोड़ा 11th क्लास है इनकॉर्पोरेटेड, वहाँ पे आपने स्पेशल पढ़ा था फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था, जिनका की बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में, ठीक है। तो वो प्रोटीन यहाँ पे क्या है, वो एब्सेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस in an affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female, the heterozygous female. अच्छा, एक चीज और है, एक बात सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए अपना। अगर इस फीमेल को हम सिर्फ एक्स एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स एक्स लिखते हैं, एनसीईआरटी के एक एक शब्द को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्स लिखती हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको आंसर करना है कि ये क्या है, होमोजाइगस केस है या हेटेरोजाइगस केस है, तो आप मुझे आंसर करेंगे, आप बोलेंगे मैम ये होमोजाइगस केस है, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो तब आपका आंसर होगा कि ये हेटेरोजाइगस केस है, तो हेटेरोजाइगस केस का मतलब है कि ये फीमेल जो है कैरियर है, ठीक है। तो कल को अगर मैं क्वेश्चन आंसर में आपको इस तरीके से देना स्टार्ट कर दूं तो आपको वहां पे पकड़ना होगा, तभी आप बोलिएगा कि मैडम समझ नहीं आया, इसको बताइए क्या लिखा है। भाई फीमेल का तो इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में हर किसी को पता है कि ह्यूमन में जो फीमेल है वो होमोजाइगस है, बट यहाँ पे अगर हम हेटेरोजाइगस फीमेल की बात करें इसका मतलब ही है कैरियर है वो। अब किसकी कैरियर है ये क्वेश्चन खुद बताएगा आपको, हीमोफीलिया के लिए है या फिर कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स, ठीक है, उसके बच्चों में होगा, क्यों नहीं होगा, लड़कियों में क्यों नहीं होगा, वो कैरियर हो जाएगी तो बच जाएगी, ठीक है। The possibility of a female becoming a hemophilic is externally rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. अब ऐसा तो है नहीं कि ये unbearable in the later stage of life, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों की दोनों ही मिल जाए, इतना बड़ा इत्तेफाक हो जाए। और मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली की अगर कोई फीमेल हो ना, कितने भी पैसे हो उसके पास, बट कोई उसमें मैरिज नहीं करता, उसको पता है कि उसकी फीमेल जो है ये जीन कहीं ना कहीं कैरी कर रही होगी। हाँ, एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें कि नहीं कर रही थी, बट लोगों को शक होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं पे वो उसको जरूर कैरी कर रही होगी, उसकी कैरियर की तरह वहां पे उसका रोल होगा, तो इसकी वजह से लोग इसके डिसेंडेंट्स में या इसकी पेडिग्री में जो मैरिज है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज, वो भी क्या थी, इस डिजीज की कैरियर थी। तो यहाँ पे अगर किसी को होता भी है तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, बट उसको भुगतना पड़ता है क्योंकि उसकी पेरेंट्स से उसको वो जीन मिला होता है, ठीक है। सीकल सेल अनीमिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। हीमोफीलिया में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से, थोड़ा बहुत मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में। हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, पहले मैंने आपको पढ़ाया है हीमोफीलिया, ठीक है। प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस सिखाया था, हीमोफीलिया का भी वही केस है। हीमोफीलिया को भी जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ये है सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड, वाई से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड। अब एक एक शब्द इसमें क्वेश्चन है, सेक्स लिंक्ड है या नहीं है, क्वेश्चन है, एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, क्वेश्चन है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, क्वेश्चन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या होगा ऐसे केस में, अगर होता है तो क्या होता होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सिखाया है, तो उसमें आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे सिंपल कट लीड्स टू नॉन-स्टॉप ब्लीडिंग, तो जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और इसका भी उसी तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपको यहाँ पे लिखा है, पहले ही मैंने हीमोफीलिया यहाँ पे हेडिंग में दे दिया है, ठीक है। अगर कोई आपको इस रिगार्डिंग बोलता है कि यहाँ पे
हेट्रोजाइगस फीमेल है, हेट्रोजाइगस फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको खुद समझना है कि हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब है कैरियर फीमेल। फीमेल कैसी है ये? कैरियर है, ठीक है। फिर हेट्रोजाइगस फीमेल के बाद अगर बोला जाए आपको होमोजाइगस फीमेल, तो होमोजाइगस फीमेल का मतलब है नॉर्मल फीमेल। होमोजाइगस तो होती है ना, सब होमोजाइगस ही है, ठीक है। तो ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अगर बोल दिया गया इस तरीके से कि मेल कैरीज जीन ऑफ हीमोफीलिया, बहुत भाषा है क्वेश्चन देने की। तो यहाँ पे इसका मतलब है हीमोफीलिया अफेक्टेड मेल, हीमोफीलिया अफेक्टेड मेल, ठीक है। एक और केस यहाँ पे बनता है, नॉर्मल वाला तो खैर ये तो मैंने लिख ही दिया, तो नॉर्मल वाला भी लिख देती हूँ, वो क्यों रहे, क्वेश्चन पहले कैच भी तो करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया गया, अगर आपको एक्स वाई ये तो सीधा ही दे दिया जाएगा, तो क्या है ये सबको पता है, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस आपको वहां पे लिखे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया मैंने बहुत डिटेल में कराया है आपको, है ना। स्पेशल एक डायग्राम देखिए, हाँ उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर सिकल शेप्ड है तो कैसे होगा, बाकी सारी चीजें किस तरीके से होंगी, वो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ, पहले ही बोल दिया मैंने। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक। अब सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस जो है हीमोफीलिया में या कलर ब्लाइंडनेस में या सिकल सेल एनीमिया में, पहली चीज ये ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है, नॉट एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पकड़ना है आपको, यहाँ से रिसेसिव है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब इसका भी वही ड्रामा है भाई, सब जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये जब भी जाएगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये कैसे चलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वगैरह जो है ये चलते ही हैं, पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर इनका ट्रांसमिशन होना है, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ये बताने की जरूरत मुझे है नहीं, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। कैसे होगा ये? बोथ पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर दोनों, ठीक है, दोनों के पास एक एक कैरियर जीन बैठा हुआ था, हेट्रोजाइगस। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ अलील, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ अलील क्या है? HBE एंड HBS, ठीक है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब है HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। देखिए HBA वाला जो है यहाँ पे ये नॉर्मल केस है, और HBS वाला सिकल सेल अनीमिया का केस है। अगर किसी के पास HBA HBS है तो वो बच जाएगा, क्योंकि HBS वाले को ये दबा देगा। देखिए यहाँ रेसेसिव लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? ये रेसेसिव लिखा है, ये यहाँ से कैच करना है। तो अगर ये दोनों बैठे हैं, HBS बैठे हैं, तो ये बंदा बच जाएगा। लेकिन अगर HBS बैठा तो रेसेसिव है, एक्सप्रेस कर देगा अपने आप को, तो डिजीज फेनोटाइप बन गया, ठीक है। और जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस केस है, इंडिविजुअल्स अपीयर अपरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज। बेचारा रिसेसिव है, जिसकी वजह से बच जाएगा जरूर, लेकिन वहां पे ये कैरियर की तरह काम करेंगे, ऐसे पेरेंट्स या ऐसे ह्यूमंस या ऐसे फीमेल्स या ऐसे फादर जो भी हो, ठीक है।
तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, thus exhibiting sickle cell trait। यहाँ पे ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको समझाया हुआ है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। याद आया क्या होता है यहाँ पे? इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पे इसको शिफ्ट करके, इसको यहाँ से हटा के इसकी जगह वैलिन ले ली है। तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन की वजह से सिकल सेल अनीमिया होता है। बट सारे फसाद की जड़ क्या है, अगर हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू में क्या था, हम लोगों के पास जब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, एचबीए जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बेस सीक्वेंस दिख रहा है GAG। जी की पेयरिंग सी से होती है, ए की टी से, जी की सी से। पॉइंट म्यूटेशन हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ? ए की बजाय, इस ए की बजाय यहाँ पे क्या आ गया? टी आ गया। ए की बजाय क्या आ गया? यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जिस मैसेंजर आरएनए को GAG होना चाहिए था, वो गलती से GUG हो गया। और जब आप कोडोन चार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक बात पता चलती है कि जैसे यहाँ पे GAG ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो GUG जो है वो वैलिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा वाला जो पेशेंट है उसके सारे आरबीसीज का शेप कैसा हो जाएगा? सिकल शेप ऐसा हो जाएगा। होना चाहिए था ऐसा बाइकनकेव। व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल आरबीसी? तो आपको वहां पे आंसर लिखना है कि द शेप ऑफ नॉर्मल आरबीसी इज बाइकनकेव, ठीक है। बट ये जैसी सिकल शेप्ड हो गया, बेचारे की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की एफिनिटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से अनीमिया इसमें भी जुड़ा हुआ है, देखिए सिकल सेल अनीमिया। तो ये भी बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है। कैसे होता है, क्यों होता है, सब समझाया मैंने आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। आगे ऐसे हम लोगों को चैप्टर 6 में कोडोन चार्ट देखना है, बट मैं फिर से आपको एक बार शो कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, इस कोडोन चार्ट को जब आप देखना और सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये कैसे बनता है, चैप्टर 6 जिन्होंने पहले किया है मैंने उनको भी बताया है, आगे भी मैं सिखा दूंगी आपको, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी देखा कि GAG, एक तो आपको ये दिखा है जो किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। और ये GUG है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वैलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आया समझ में? जो भूल गए होंगे या जिनके दिमाग में ये बात नहीं होगी, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो GLU है यानी ग्लूटामिक एसिड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोडोन GAG। यहाँ देखिए, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय GAG एंड वैलिन इज रिप्रेजेंटेड बाय GUG। तो यहाँ देखिए, वैलिन इज रिप्रेजेंटेड बाय GUG। बहुत अच्छा कोडोन चार्ट है ये, क्योंकि जैसे सब में सामने 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 लिखा होता है, तो खिचड़ी सी बनी होती है। इसने बहुत साफ साफ और एकदम समझा के बनाया है कि इस पूरे चार्ट में जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो सारे ल्यूसिन होंगे। यहाँ पे शुरू वाले दो है फिनाइल अलानिन। ऐसे तो धीरे धीरे सारा याद हो जाता है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी अगर कोई बच्चा ध्यान से स्टडी करे और कल को आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, ऐसा पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, which of the following amino acid is or are represented by the codon GAG? GAG जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि GUG किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको वहां पे बोलना है कि ये वैलिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चले हम लोग, चलिए। तो वही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ एज इट इज, जो मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, वो स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा किया जा रहा है जो पिछली लाइन है कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। कहाँ पे? 6th पोजीशन पे। ये भी पूछा जाता है कौन से चेन पे? बीटा ग्लोबिन चेन पे। इसको भी, इसका भी मैंने आपको दिखा रखा है। हीमोग्लोबिन के पास जो है यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके ऊपर ये चेन जाता है,
ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6 कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GOG। ठीक है, ये चेंज होता है यहाँ पे। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, क्योंकि म्यूटेशन हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, उसका म्यूटेशन हुआ है, तभी यहाँ पे बोला जा रहा है द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। किससे कैसा हो जाता है, जो इसका शेप बाई कनकेव डिस्क लाइक होना चाहिए था, उसे होके ये सिकल लाइक हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको सिकल सेल एनीमिया का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? रिवीजन हुआ है ये आपका सिकल सेल एनीमिया का, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। देखिए, अभी अभी जस्ट मैंने आपको कोडोन चार्ट दिखाया है। ठीक है, कोडोन चार्ट में आपको 2 एमिनो एसिड्स के नेम और देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक क्या है, फिनाइल अलानीन है और एक टायरोसिन है। ये देखिए, एक है आपका फिनाइल अलानीन, ये रहा। ऐसा भी क्वेश्चन एक में पूछा गया है कि फुल कोडोन चार्ट को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो पूरे कोडोन चार्ट में फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा है, तो आपको फिनाइल अलानीन पे टिक करना है। इसको PHE से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये रहा टायरोसिन। ठीक है, जितने अमीनो एसिड्स है यहाँ पे कुछ ना कुछ पूरे लिविंग सिस्टम में सबका रोल है, सबका फंक्शन है, सबका काम है। बिकॉज है क्या ये, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो फिनाइल अलानीन कोडोन चार्ट का पहला एमिनो एसिड है, और फिनाइल अलानीन का हमारी बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर फिनाइल अलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, उस बीमारी को हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें ये फिनाइल अलानीन क्या होता है, जिसको कन्वर्ट होना चाहिए था फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में, बट इसकी बजाय ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है, इसको इतना भी बुरा नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये बता रहा है एक साइड ऐसा बनना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो बीच के इसने एरो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो फिनाइल अलानीन इज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, टायरोसिन का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रोल है, मेलानिन प्रोडक्शन का, प्रोटीन फॉर्मेशन का, डोपामिन बनाने का, ये सारा बहुत सारा रोल है। ये सारा रोल जो है वो बंद हो जाता है, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है, मतलब मेंटली वो थोड़ा मेंटली लो होता है वो बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया पहले भी मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ पे भी है इनबॉर्न एरर है। कैसा है ये, इनबॉर्न एरर है। किसका एरर है, मेटाबॉलिज्म का। किस मेटाबॉलिज्म का एरर है, यहाँ पे फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना था बट वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होके फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव होने का मतलब कि भगवान की कृपा है कि रिसेसिव, डोमिनेंट होता तो और त्राहिमाम मच जाता, पता है आपको। अब जैसे कोरोना का केस देखिए, बार बार डॉक्टर्स यही चीज बोल रहे हैं कि तो शुक्र मनाइए कि जैसे अभी तो बोला जा रहा है नया एक कि हाँ मतलब एयर इनबॉर्न डिजीज भी है, इस तरीके से करके डिसऑर्डर है जो भी है, बट कोई मेडिएटर तो नहीं है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि मच्छर के काटने से हो रहा डेंगू की तरह या फिर कुछ और है, तो इसका चांस है थोड़ा सा, इसको क्योर किया जा सकता है। आगे देखिए, तो ये रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब जब दोनों जीन मिलेंगे उस तरीके के तभी होगा ये। अफेक्टेड इंडिविजुअल एक एंजाइम को लैक करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, ऐसे याद करना है आपको। देखिए, एंजाइम का नाम है फेनाइल अलानीन हाइड्रोक्सीलेज। इसी में आपको सिर्फ हाइड्रोक्सीलेज लगा देना है बस। ठीक है, मतलब एंजाइम का नाम मैंने आपको सिखाया है, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलानीन इनटू टायरोसिन, तो आपको आंसर में लिखना है फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सीलेज। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ mental retardation। और ये यूरिया से भी एक्सक्रीट होता है, मतलब यूरिन से भी एक्सक्रीट होता है, क्योंकि किडनी जो है ना वो बेचारा इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता,
तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, आगे भेजेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे जो पहले की एनसीईआरटी में नहीं था, जो नया डाला गया है, आप लोगों में से कुछ बच्चों के पास ऐसी किताब होगी जिनकी एनसीईआरटी बुक में थैलेसीमिया ये पैरा ही नहीं दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें ये पैरा दिया हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चों की किताब में जिसमें ये आपको बीच में नहीं दिख रहा, आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिखेगा, पीछे बैक में एनसीईआरटी के बैक पोर्शन में दिखेगा, ठीक है। और जिसमें ये दिख रहा है, अच्छी बात है। तो थैलेसीमिया दिया नहीं था, जैसे शुरू में एग्जाम्पल दिया ना इसने मेंडेलियन डिसऑर्डर का, वैसे एग्जाम्पल था। लेकिन जब भी बोर्ड का एग्जाम और नीट का एग्जाम होता था, तो थैलेसीमिया से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे। तो बच्चों ने कंप्लेन किया कि भाई जब आपने किताब में नहीं दिया है तो आप इसके बारे में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तब उसको क्या किया गया है, एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे इसको उठा के डाला गया है। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अभी तक आपने जितने डिसऑर्डर सीखे हैं उसमें से बच्चों को जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसे तो है नहीं, समझने के बाद तो आपको खुद ही सारी चीजें आसान लग रही होंगी, ऐसा कुछ है नहीं। थैलेसीमिया के बारे में जब डिस्कशन किया जाता है तो कॉम्परेटिव टू अदर डिसऑर्डर्स जो अभी तक आपने सीखे हैं, तो बच्चों को ये थैलेसीमिया जो है ना थोड़ा टफ लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इस केस को हम लोगों को समझना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली हम लोगों के पास दो क्रोमोसोम का रोल है। एक क्रोमोसोम नंबर 16 है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना कि किस क्रोमोसोम पे ये खतरा होता है, किसकी वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11, पहले तो आप ये दोनों अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। और मैं आपको कुछ डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करती हूँ इसको। देखिए, थैलेसीमिया को जब आप समझते हैं, बहुत साधारण भाषा में इसको समझना है। अगर आपके सामने कोई पर्सन है जो बायो नहीं पढ़ता, बायो की पढ़ाई नहीं करता, आपको उसको समझाना है, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि लोगों के अंदर सबसे गलत धारणा ये है कि लोग वहां पे एक ही बात बोलते हैं, क्या कहते हैं, भाई ये फादर है, ये बेचारा नॉर्मल है, इसको तो थी नहीं बीमारी। ये फीमेल है, ये तो नॉर्मल थी, इसको तो थी नहीं बीमारी, कहां से इस बच्चे को आ गई। इस बच्चे का सोचिए कितना बैड लक है, बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है। मैं और इसके सिम्टम सारी चीजें आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात, ठीक है। तो इसको जानबूझ के सिलेबस में डाला गया है, डालना भी चाहिए, क्योंकि जो चीजें हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो ये भी हैरानी की बात क्या है कि यहाँ पे फादर भी अनअफेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, मदर भी अनअफेक्टेड, और अब आप कैरियर का मतलब सीख चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर जो है, एक आर यहाँ पे लिखा गया है और दूसरा स्मॉल आर लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल आर वाला जो है यहाँ पे थैलेसीमिया का जीन है, किसका है, थैलेसीमिया का है, ठीक है। क्या हुआ, ये मेल जो है ये भी कैसा था यहाँ पे, नॉर्मल, फीमेल भी कैसी थी, नॉर्मल थी। इन दोनों को मिला के जब आप क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही पनेट स्क्वायर मिलेगा आपको। पहले बॉक्स में कैपिटल आर मिलते हैं। ये सबसे बड़ा गुड लक है इसका, देखिए ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये बच्चा जो इन पेरेंट्स का, इस बेचारे का गुड लक है, आप ये समझिए, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ना तो कैरियर है, ना इसको कोई खतरा है, ना इसको कोई दिक्कत है, ठीक है। इसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको मिला है लाइफ को लेके, कि ऐसे डेंजरस पेरेंट्स होने के बाद भी इसको दोनों नॉर्मल जीन्स मिले हैं। बट अब कोई देखने थोड़ी जाता, आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये सब एक रैंडम सिलेक्शन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है इसको, ठीक है। अब ये बच्चा जो पैदा होगा इसमें तो कोई लक्षण दिखेंगे नहीं, बिकॉज दिस ऑफस्प्रिंग इज अनअफेक्टेड कैरियर, और नीचे चांस भी लिख रहा है, 4 में से 1 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी है, 50%, यानी चारों मिला के अगर 100% है तो 25, 25, 25, 25, 50% प्रोबेबिलिटी है अनअफेक्टेड कैरियर की। ऐसे बच्चे कितने हो सकते हैं, 50% टोटल में, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आगे जो है ना, ये जो होता नहीं है कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ये मतलब चलते फिरते इनको बॉम्ब बोलना चाहिए, जो ऐसे पर्सन जो होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी की मैरिज ऐसे वाले से हो गई जो खुद ही क्या हो, यहाँ पे वो दोबारा बैठा हो कैरियर,
ठीक है। तो आगे जाके इस बेचारे बच्चे का तो बैड लक है, ये अफेक्टेड है, और ऐसा नहीं कि कोई सर्दी खांसी जैसी चीज है, जब तक ये जिंदा है इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सोचिए कितना डेंजरस केस है ये। ठीक है, कैसे होगा, आपको बात समझ आई? इसको देखने के बाद, इस डायग्राम या इस चार्ट को देखने के बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये बात समझने में दिक्कत होगी कि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर, अगर डोमिनेंट होता तो क्या होता, डोमिनेंट होता ना तो ब्लास्ट हो जाता, डोमिनेंट होता तो इसको भी थैलेसीमिया हो जाता, डोमिनेंट होता तो इसको भी थैलेसीमिया हो जाता, ये पेरेंट भी, इसको भी थैलेसीमिया होता, इसको भी थैलेसीमिया होता। मतलब एक तो रिलैक्सेशन ये है कि ये क्या है यहाँ पे, कि ये कैरियर का केस है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे की प्रोबेबिलिटी 25% की है। मतलब टोटल अगर 100% है तो ऐसे बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 25% है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, किस तरीके से आगे लीड करता है, बढ़ता है, इसका चार्ट कैसे चलता है, इसका पनेट स्क्वायर कैसे चलता है, ऐसे चलता है पनेट स्क्वायर। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि देखा जाए अगर तो एक बिल्कुल क्या है, नॉर्मल फादर है, नॉर्मल फादर है, तो चुपचाप कैपिटल आर कैपिटल, मतलब बेचारा वो कैरियर भी नहीं है, कुछ नहीं है, कैपिटल आर आप बना दीजिए वहां पे। ठीक है, और फीमेल जो है वो कैरियर है, तो उसका आप बना दीजिए यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ से ये जीनोटाइप आपको उठाना है, और इसको उठा के आपको क्या करना है, उसका पनेट स्क्वायर बना देना है, तो रिजल्ट आपके सामने वहां पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। बात समझ आई आपको? अब मुझे आपको बताने की या रटाने की जरूरत नहीं, आपने अभी खुद ही देखा अपनी आंखों से कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है। सीकल सेल अनीमिया क्या था, ब्लड डिजीज था, उसमें क्या होता था, आरबीसी सीकल शेप्ड हो जाते थे। ठीक है, हीमोफीलिया क्या था, ब्लड डिजीज था, उसमें क्या होता था, माइनर कट जो है वो हेवी ब्लीडिंग को लीड करता है। ठीक है, फिर जब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है थैलेसीमिया क्या है, ये भी ब्लड डिजीज है। कैसे जाता है ये पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। कब इसका चांस है, जब दोनों पार्टनर जो है वो अनअफेक्टेड कैरियर होते हैं, अभी भी देखा है आपने, हेटेरोजाइगस हो दोनों। ठीक है, और यहाँ पे किस वजह से होता है, ठीक है, तो ये इस वजह से होता है कि यहाँ पे जो दो ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा के जो चेन्स होते हैं, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करते हैं, उसमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल किसमें लीड करेगा, तो उस फिर अनीमिया का नाम आ गया यहाँ पे। अनीमिया साधारण भाषा में खून की कमी। ठीक है, जो इस डिजीज की पहचान है। थैलेसीमिया को हम इससे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा वहां पे अफेक्टेड है। अगर कोई आपसे अल्फा थैलेसीमिया बोल रहा है तो उसमें अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो अफेक्टेड है, उसमें खराबी है। अगर बीटा थैलेसीमिया बोला जा रहा है तो बीटा ग्लोबिन चेन में खराबी है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया जो है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अल्फा थैलेसीमिया जो है उसमें कौन सा क्रोमोसोम नंबर डिफेक्टेड होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 16। और बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 जो है ये अफेक्टेड होता है। इस वाले को हम लोग HbA1 और HbA2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों जीन्स जो है, मतलब ये दोनों अलील्स इस जीन के वहां पे बैठे होते हैं, और यहाँ पे HbB से मार्क किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों जीन्स में म्यूटेशन हो गया, कोई खराबी हो गई, तो उसकी वजह से होता है। थैलेसीमिया differs from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin। यहाँ पे भाई इसी में गड़बड़ आ गई है, ग्लोबिन चेन जो है उसी में खराबी हो गई है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखिए, थैलेसीमिया को जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो थैलेसीमिया में क्या है, यहाँ पे कैसा है ये, अब आप खुद बोल सकते हैं, मुझे आपको रटाने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है। क्या लिखूं, एक्स लिंक्ड लिखूं या ऑटोजोमल? पता है आपको ऑटोजोमल, ऑटोजोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, कैरियर
और heterozygous parents are phenotypically normal, but they transmit genes of thalassemia in their offspring। इस एक लाइन में सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। और मैं इसका चार्ट आपको शो कर देती हूँ, जो 2 टाइप की थैलेसीमिया है। अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया में जब आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो अल्फा ग्लोबिन चेन, देखिए जिस टाइप का होगा ना ये, जैसे अल्फा थैलेसीमिया है, ठीक है, तो अल्फा ग्लोबिन चेन यहाँ पे अफेक्टेड होगा। बच्चे उल्टा लिख के आ जाते हैं इसमें, सोचते हैं अल्फा है तो बीटा वाला खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा थैलेसीमिया है तो यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन चेन जो है उसका डिलीशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में किसमें आता है एरर? यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन में। कैसा एरर आ जाता है? यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, यानी कई जो वहां पे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, जो आगे आगे जाके नाइट्रोजनस बेस होगा तो आरएनए बनाएगा, आरएनए होगा तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन क्या होता है? खराब होता है। यहाँ पे जो सिम्टम्स है अल्फा थैलेसीमिया में, ये फीटल लाइफ में ही उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे के पैदा होने के बाद उसको इन्फेंसी और चाइल्डहुड में यहाँ पे पकड़ा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इनहेरिटेंस है। 4 अल्फा जीन्स जो है ये आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सिंपल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप करेक्शन के थ्रू, ये तो नहीं बोला जा सकता कि पूरा करेक्ट होता है, बट यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इसको डिटेक्ट किया जाता है। ये तो एक माइनर सा लिखा हुआ है, इससे अच्छा आपकी एनसीईआरटी ने बता रखा है। यहाँ पे देखिए साफ साफ इसमें सारी चीजें लिख रखी हैं। अगर आपसे क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है, जो कि नहीं लिखा है उस टेबल में, ये आपको खुद से लिखना है जब आप इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो जब आपको इसको लिखना है तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 में एरर रिस्पॉन्सिबल होता है, और बीटा थैलेसीमिया के लिए क्रोमोसोम नंबर 11 में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो वो किसको लीड करता है? वो बीटा टाइप ऑफ थैलेसीमिया को लीड करता है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट करके, अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में, ये चैप्टर फाइनली मैं फिनिश कराऊंगी आपको, ठीक है। ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा भी कराने का कोई फायदा नहीं है कि आपके दिमाग से निकल जाए, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स कुछ है यहाँ पे बचे हुए जिसको हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट डे करके मैं इसको फिनिश कराऊंगी। बट आज की डे में आपका होमवर्क बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। सिकल सेल अनीमिया तो खैर आपने पहले लिख रखा है, मैंने आपको हीमोफीलिया भी बताया है, सिकल सेल अनीमिया भी बताया है, फेनाइलकीटोनुरिया भी बताया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है थैलेसीमिया भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ कंटिन्यू आगे। अगर लाइव गया उस पर तो वो आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक ऑल्टरनेटिव जो क्लास है उसको कर सकते हैं।